सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने स्वर संधि के जो हमने भेद पढ़े थे उनको विस्तार से समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संधि के बारे में और जो आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है उसको समझाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने स्वर संधि के भेद समझने से पहले आपकी पहले वाली वीडियो देख लीजिए। अब हम अपने स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें से आपका पहले वाला भेद करते हैं। वह आपका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को अकः सवर्णः दीर्घः, जो आपके अक प्रत्याहार है उनमें जो आपके 5 स्वर होते हैं वह या उनके दीर्घ रूप दोनों में जब आपकी संधि होती है तो आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ संधि आपका अकः सहवर्णः दीर्घः, यह आपका दीर्घ संधि का सूत्र है। यदि आपका प्रश्न आता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होगा तो आप अपने इस सूत्र को ध्यान रखिए और आप इसको ही अपना सही आंसर बनाएंगे। ह्रस्व या दीर्घ जो आपके स्वर होते हैं अ, ई, उ, री के बाद यदि वही स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर वही दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपके अक में 5 वर्ण आपके आते हैं उनका आपका दीर्घ रूप आए या आपके ह्रस्व स्वर में वह आपका स्वर आए, दोनों आपके समान होते हैं तो आपका उनके स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ रूप दीर्घ संधि में हो जाता है। यहाँ पर आपका सवर्ण का अर्थ है कि उसी वर्ण वाले, जैसे आपका आ रूप है तो इसका दीर्घ रूप भी आपका आ होगा। दीर्घ संधि को आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं यदि आपके शब्द में अंतिम वर्ण अ, ई या री आया हुआ है और आपके पर रूप जो आपका शब्द है उसका पहले वाला वर्ण आपका आ, ई, उ, री ही है या इनका दीर्घ रूप है तो दोनों स्वर के स्थान पर आपका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसा यहाँ पर आपका इन्होंने उदाहरण में समझाया है, मृगांक जो आपका मृगांक शब्द है उसका इन्होंने यहाँ पर संधि विच्छेद किया है और आपके पूर्व वाले पद का जो आपका अंतिम वर्ण है वह आपका आ है और आपका जो पर शब्द है उसका आपका पूर्व वाला जो स्वर है वह आपका आ है। तो दोनों आ आपके एक ही वर्ण के हैं और इन दोनों की संधि होने के बाद आपका इनका दीर्घ रूप हो जाता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शेष आपके इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। यदि आपके वाक्य में जैसे उन्होंने तथापि को समझाया है कि आपके पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आ आया हुआ है और आपके दूसरे वाले शब्द का पूर्व वर्ण आ है तो इन दोनों सवर्णों यानी कि ये दोनों आपके एक ही वर्ण के दीर्घ और ह्रस्व रूप हैं। इनके दोनों ही रूपों का जो दीर्घ रूप होगा वह आपका दीर्घ संधि में हो जाएगा। तो आपका शब्द तथापि इस प्रकार बनेगा। ऐसा ही आपका अन्य उदाहरण है कविंद्र। कविंद्र को आप देखेंगे तो आपका कवि प्लस इंद्र, इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर आपका संधि विच्छेद किया हुआ है। पहले वाले शब्द के अंतिम जो आपका वर्ण है वह आपका ई है और जो आपका दूसरे वाला शब्द है उसका आपका जो पूर्व वाला वर्ण है वह आपका ई है। यह दोनों आपके सवर्ण है यानी कि एक ही वर्ण है। इन दोनों का आपका दीर्घ रूप यहाँ पर आपके दीर्घ संधि में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कवि प्लस इंद्र का जो रूप बनेगा वह आपका कविंद्र इस रूप में बनेगा। शेष आपके जो ई सवर्ण है उनके भी उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, वह आप स्वयं ही देख लीजिए। ऐसा ही आपका यहाँ पर हरि इच्छा, यहाँ पर आपके ई का इन्होंने दीर्घ रूप हरि इच्छा इस रूप में समझाया है। ऐसा ही आपका शब्द मुनि प्लस इंद्र में आपका मुनिंद्र हो चुका है। हरि प्लस ईश, यहाँ पर हरि में आपका लघु ईकार है और यह आपका दीर्घ ई है तो दोनों के रूप आपके हरीश दीर्घ ई के रूप में
यहाँ पर आपको दीर्घ संधि में दिखाई दे रहे हैं। यह उस स्वर के उदाहरण है। इसमें आपका भानुदय जो इन्होंने शब्द दिखाया है उसका इन्होंने यहाँ पर संधि विच्छेद करके भी बताया है। भानु प्लस उदय, यहाँ पर आपको जो ये दो शब्द दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में आपके पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है आपका लघु उ है और आपके अंतिम वाले शब्द का जो पूर्व वाला वर्ण है वह भी आपका लघु उ ही है। तो आपके दोनों ही उ मिलकर आपके दीर्घ उ हो जाते हैं। तो आपका शब्द बनेगा भानुदय। यहाँ पर आपका अन्य उदाहरण है लघु ऊर्मी। यहाँ पर जो आपका इन्होंने संधि विच्छेद किया है लघु प्लस ऊर्मी, इसमें आप जो आपका पहला शब्द है उसमें अंतिम वर्ण आपका लघु जो आपका हस्र उ है वह है और जो आपका ऊर्मी शब्द है आपका उसमें जो पहला वर्ण है वह आपका दीर्घ उ है। तो दोनों उ सवर्ण होने के कारण आपके दीर्घ उ के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यह आपका संधि का नियम है कि दोनों यदि आपके सवर्ण होंगे तो उनका दीर्घ रूप आपके संधि में हो जाएगा। इसी प्रकार आपका स्वश्रु उपदेशः इस प्रकार हो जाता है। यह जो आपके उदाहरण दिए हुए हैं इनको आप बहुत ध्यान से देखिए और स्वयं अपनी कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हैं उनमें आप इन उदाहरण को लिख लीजिए। कितनी बार आपकी परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह आपका किस संधि का उदाहरण है। तो आप अपने उदाहरण को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए नोट्स के रूप में। जैसे आपका लघु ऊर्मी है यह आपका शब्द बहुत बार प्रश्न के रूप में आ जाता है। ऐसा ही आपका एक शब्द है चमूर्धम, तो इस शब्द को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका री प्लस री आपका री दीर्घ रूप इसका हो जाता है। तो ये आपका पितृणम इस रूप में आपका यहाँ पर उदाहरण इन्होंने समझाया है। 3 उदाहरण इन्होंने आपके रिकार के दिए हैं, इनको आप विशेष रूप से याद कर लीजिए। यह आपका स्वर संधि का द्वितीय भाग जो आपकी गुण संधि है उसको इन्होंने यहाँ पर समझाया है। आद गुणः, यहाँ पर आपके यह गुण संधि का सूत्र है। यदि आ अथवा आ के बाद में ई उ री री लरी हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि को समझने के लिए आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि यदि आपके पहले वाले भाग में आपका आ या आ आपका हस्र आ हो या आपका दीर्घ आ रूप, उनके बाद आपका यह जो आपके स्वर हैं ई उ री री और आपका री, इनमें से कोई भी स्वर आता है तो आपका उसके स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है और आपकी संधि का जो नाम बनेगा वह आपकी गुण संधि हो जाती है। जो संधि आपको मेरे द्वारा समझाई जा रही है इनको आप अपने अलग से नोट्स बनाकर भी समझ सकते हैं। इसके नोट्स आप अपने आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि यदि आपका आ के बाद ई आए तो आपका उसके स्थान पर ए हो जाता है। यदि आपका आ के बाद उ आए तो आपका ओ हो जाता है। इसी प्रकार आपका यदि आपका आ के बाद री या री आए तो आपका अर हो जाता है। यदि आपके आ और आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे आपका अल हो जाता है। इस प्रकार आप अपने 4 या 5 लाइन में अपनी गुण संधि के नोट्स बहुत ही आराम से बनाकर अपनी गुण संधि को समझ सकते हैं। इन 4 या 5 लाइन को लिखने के बाद आप अपनी गुण संधि को बहुत ही आराम से कर लेंगे। जो आपके यहाँ पर उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार आप अपने इन 4 या 5 लाइन जो आपने अभी अपनी गुण संधि के बारे में बनाई है उनसे आप उनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी गुण संधि किस प्रकार घटित हो रही है। संधियों के नियम से ही आप अपनी संधियों को सीखते हैं। आपके प्रश्न में आपके शब्द दे दिए जाते हैं, उनको आपको संधि विच्छेद करने के लिए भी कहा जा सकता है
या आपको संधि पहचानने के लिए भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपके जो यहाँ पर यह शब्द दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के रूप में, आप इनको बहुत ही ध्यान से अपने नोट्स में लिख लीजिए और इन पर एक बार अपना अभ्यास जरूर कीजिए। आप अपनी गुण संधि को अपने ए, ओ, अर और अल से पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका देवऋषि है, देवऋषि में आपके प्रथम वाले शब्द में अंतिम आकार है और यहाँ पर आपका जो दूसरा शब्द है उसमें आपका शुरुआत वाला जो वर्ण है वह आपका ऋकार है। तो इन दोनों के रूप में आपका अर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो रा का आगमन हुआ है वह आपके आ और री के मेल से हुआ है। इसी प्रकार आपका तवलकार है। यह जो आपके तवलकार, देवऋषि, महऋषि, कृष्णोद्धि, गंगोदम, नरोत्तम, इस प्रकार के जो आपके शब्द हैं यह आप विशेष रूप से लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके ऐसे ही शब्द आपके प्रश्नों में आते हैं। स्वर संधि में जो आपका तीसरा भेद है वह आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है आपका वृद्धि रेची। यह आपका वृद्धि संधि का सूत्र है। यदि अ या आ के बाद ए, आई, ओ, औ हो तो इन्हें क्रमशः आई, औ हो जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर समझाया है अ प्लस ए बराबर आए। यहाँ पर आपका इन्होंने नाम से भी समझाया है। यह जो आपका शब्द है कृष्ण, इसका जो अंतिम वर्ण है वह आपका अकार है और जो आपका दूसरा शब्द है एकत्वम, उसमें आपके जो पहला वर्ण है वह आपका ए है। तो दोनों के मेल पर आपको कृष्ण एकत्वम इस रूप में आपको यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है आपका आई रूप आ जाएगा। ऐसा ही आपका अन्य उदाहरण इन्होंने दिया है एक प्लस एकहा। इसमें आपका यह जो पहला शब्द है वह अकार अंत है और जो आपका दूसरा शब्द है उसमें आपके पूर्व वर्ण ए है। तो आपका शब्द बनेगा एकई कह। यह आपका इस प्रकार इन्होंने 2 या 3 उदाहरण से समझाया है। आप इसके लिए भी जैसे हमने अभी अपनी गुण संधि और वृद्धि संधि में 3 या 4 लाइनों में उनको समझने के लिए अपने नोट्स बनाए हैं कि यदि आपके आ के बाद ए आए तो आपका आई हो जाता है। यदि आपके आ के बाद आई आए तो भी उसका आई ही रूप रहेगा, क्योंकि इसमें आपके दीर्घ रूप आने हैं। यहाँ पर आपके स्वर की वृद्धि हुई है, इसलिए यह आपका वृद्धि संधि है। आप अपने उदाहरण को यहाँ पर भी देख सकते हैं। उदाहरण से आप एक बार अपना अभ्यास जरूर कीजिए। आपने अभी अपनी वृद्धि संधि से पहले गुण संधि समझी है, उसमें भी आपका आ के बाद आपके जो ई, उ, री और आपका ली स्वर आए हैं उनसे आपका ए, ओ, अर और अल रूप हो जाता है, लेकिन वह आपके हस्र रूप में है। और यहाँ पर आपका जो वृद्धि होगी वह आपके आ आई के बाद आपके ए, आई, ओ, औ आए तो ही आपके इनके दीर्घ रूप आपके होंगे। तो आप अपनी गुण संधि और वृद्धि संधि में कंफ्यूज ना हो। उसमें आपके हस्र रूप आपको दिखाई देंगे शब्दों में और आपकी वृद्धि संधि में आपको दीर्घ रूप आपको शब्दों में दिखाई देंगे। तो आप अपनी इन छोटी छोटी बातों से ही अपनी संधियों को याद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके वृद्धि संधि के और हैं, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे महोद है आपका, महोद में आपका जो संधि विच्छेद करने के बाद 2 शब्द हमें मिले हैं महा प्लस ओदह। तो आपके पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आ जो आपका स्वर है वह है और जो आपका बाद वाला शब्द है उसका पूर्व वाला वर्ण आपका ओ है। तो इन दोनों के मेल से आपका जो ओ शब्द है उसका दीर्घ रूप यहाँ पर हो गया है। तो आपका औ यहाँ पर महोदह में दिखाई दे रही है। शेष जो आपके शब्द हैं उनको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। इको यणची, यह आपका यण संधि का सूत्र है। इसमें आपका ई, उ, री, इनसे आगे यदि असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः य, व, र, ल हो जाते हैं।
जैसे इन्होंने यहाँ पर समझाया है। इसको आप समझ लीजिए कि यदि आपके पूर्व वाले शब्द में अंतिम वर्ण आपका ई, उ, री, री या री आया हुआ है और इनसे भिन्न आपका कोई भी स्वर आ जाता है। अब इनसे भिन्न स्वर कहने से अर्थ है, जैसे आपने अपनी दीर्घ संधि में समझा था कि आपका समान स्वर होने पर उसका दीर्घ रूप आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको इनसे भिन्न स्वर ही आपका यदि आता है तो आपकी यण संधि होगी और वह आपका क्रमशः ई को यकार, उ को वकार, री को र और री को ल हो जाता है। तो आप इसके लिए भी अपनी 4 लाइनें बना लीजिए कि आपके ई के बाद आपका कोई भी स्वर आता है तो आपके ई को यकार हो जाएगा, उ के बाद आपका कोई भी असमान स्वर आता है तो आपके उकार को वकार हो जाएगा, री के बाद यदि आपका उनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो आपके री को रकार हो जाएगा, री के साथ भी यदि उसका असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे आपका ला हो जाएगा। यहाँ आपको इन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर यद्यपि इन्होंने समझाया है यदि प्लस अपि, यहाँ पर आपके पहले वाले शब्द में इकार आया है और इसके सामने जो आपका शब्द है उसका पूर्व वाला वर्ण ई से भिन्न है, यानी कि आ स्वर है, तो आपके ई को यकार आदेश हो जाता है, जैसा इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है, ई प्लस आ बराबर या। शेष भी आप अपने उदाहरण को देखकर उन पर अभ्यास करके सीख सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने आपके अन्य उदाहरण में भी समझाया है, जैसे मध्वरी को इन्होंने आपका मधु प्लस अरि में संधि विच्छेद किया है। जो आपका मधु शब्द है वह आपका उकार यानी कि उ उसमें अंत में आया है और जो आपका अरि शब्द है उसका आपका प्रथम जो वर्ण है वह आपका अ है, तो वह आपका उ को वकार हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्वरी में आपका व इसी प्रकार आया है। जिस व्यंजन में आपका उ स्वर लगा हुआ था वह आपका हलंत्य होकर आपका आधे रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपने शब्दों से ही अपनी इजी ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी आपके शब्द में कोई हलंत्य व्यंजन या आधा व्यंजन आपको वकार से पहले या से पहले आपको दिखाई देगा या र से पहले आपका आधा वर्ण दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। आप अपने शब्दों से भी अपनी संधियों को पहचान सकते हैं और अपनी इजी ट्रिक में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अयादि संधि जो स्वर संधि का 5वां भेद है वह आपकी अयादि संधि है। इसका जो सूत्र है वह आपका है एचो अयवा या वह, यह आपका अयादि संधि का सूत्र है। यदि आपके प्रश्न में आपके अयादि संधि का सूत्र पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आपका ए आई ओ औ के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण हो तो इसका क्रम से अय औ आय अब होता है। जैसे इन्होंने कहा है वह आपको आगे उदाहरण में समझाएंगे। आप इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। यदि आपके शब्द में संधि विच्छेद करने के बाद पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ में से कोई भी होता है और उसके बाद आपका कोई अन्य स्वर आपको दिखाई देता है तो आपके ए के स्थान पर आय हो जाएगा, आय के स्थान पर औ हो जाएगा, ओ के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आपका आव हो जाएगा। इनको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके अयादि संधि के उदाहरण समझाए हैं। जैसे आपको उन्होंने कहा था कि आपके ए वाले भाव को यकार अय हो जाएगा, जो आपका आई होगा वह आपका आय हो जाएगा, जो आपका ओ होगा वह आपका अव रूप में आ जाएगा और जो आपका औ होगा वह आपका आव रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके यह उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए। आपकी अयादि संधि से बहुत ज़्यादा उदाहरण आपके प्रश्न में मिलते हैं। जैसे आपका नायक शब्द है
नयनम है, पावकः, यह भी आपका कितनी बार आपके प्रश्नों में मिल जाता है। तो आप इनको ध्यान रखिए कि आपका किस प्रकार अय बनता है, किस प्रकार आपका आव या अव बनता है। तो आप इनको अभ्यास कीजिए। आप अपनी 4 लाइन इसमें भी लिख सकते हैं कि यदि आपके ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आपका ए के स्थान पर अय हो जाएगा। यदि आपके पूर्व वाले भाग में अय आपको मिलेगा, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसके स्थान पर आपका आय हो जाएगा। आपका यदि ओ आया हुआ है आपके पूर्व वाले भाग में, उसके साथ आपका कोई भी स्वर आता है तो ओ को आपका अव हो जाएगा। और यदि आपका अव पहले वाले भाग के अंत में आया है और उसके बाद आपका कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर आपका आव हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं, आप इनको अपने नोटबुक में लिखकर इन पर अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी स्वर संधि का जो आपका छठा भाग है पूर्व रूप संधि, उसको समझ लीजिए। आपका पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वह है आपका एंग पदांत आदति। इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे कि यह आपके पूर्व रूप संधि का सूत्र है, क्योंकि आपके जो प्रश्न बनते हैं वह आपके संधि के सूत्र से भी बन सकते हैं। आपको आपकी 2 या 3 संधि के सूत्र दे दिए जाएंगे और आपसे किसी भी सूत्र की संधि के बारे में पूछ लिया जाएगा कि यह सूत्र आपका किस संधि का है, या आपको संधि का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका सूत्र कौन सा है। तो आप अपनी संधियों का नाम और उनके सूत्र को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए और अपने नोट्स में अलग से लिख भी लीजिए, क्योंकि जितना आप लिखकर अपने नोट्स बनाएंगे उतनी ही तैयारी आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से कर सकते हैं। इसको आप समझ लीजिए। ए ओ के बाद में यदि अ हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। जैसा आपकी संधि के नाम से ही आपको पता लग रहा है, पूर्व रूप संधि, यानी कि आपके आ को पूर्व आदेश हो जाएगा। जैसा इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि आपके ए प्लस आ बराबर ए, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। लेकिन जब आपके शब्द में आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपके जो आ का पूर्व रूप होता है इस प्रकार का चिन्ह, वह आपको आपके शब्द में दिखाई देगा। जैसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, को अपी। को अपी में आप देखेंगे आपके पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण ओ है और आपका बाद वाले शब्द का पूर्व वर्ण आपका आ है। तो आपके ओ को तो इसी रूप में रखा जाएगा, लेकिन आपके आ को पूर्व रूप आदेश हो गया है। जैसे आपका यहाँ पर आपका चिन्ह वाला शब्द दिखाई दे रहा है, कोअपी आपका इस रूप में आपको दिखाई देगा। इस वाली संधि के शब्दों से आप अपनी संधि को और भी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका आ का पूर्व रूप आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी संधि का नाम पूर्व रूप संधि आसानी से पहचान जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके शब्द में ही आपकी स्वयं की इजी ट्रिक बन रही है। आपका पररूप संधि है, इसका जो सूत्र है आपका एंगी पररूपम, यानी कि जो आपका यह सूत्र है यह आपके पररूप संधि का सूत्र है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जिस उपसर्ग के अंत में अ हो, ऐसे उपसर्ग के बाद में यदि ए ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमने अब तक संधियां की थी वह आपके सामान्य शब्दों में संधियां हुई है, लेकिन यह जो आपकी संधि है यह आपके उपसर्ग वाले शब्दों में संधि हुई है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जिन उपसर्ग के अंत में आपका अ होगा, ऐसे उपसर्ग के बाद में यदि आपका ए या ओ से शुरू होने वाली धातु आपको दिखाई दे रही है तो आपके पररूप संधि हो जाएगी। पररूप संधि का जो आदेश होता है वह आपका होता है कि जो आपका बाद वाला आपका स्वर होगा वही आपके पहले वाले स्वर के साथ जुड़ जाएगा और आपको उसी रूप में वह शब्द में दिखाई देगा। इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे आपका पर उपसर्ग में आपका अंतिम आ वर्ण है और आपका एजते जो आपकी धातु है उसमें आपका शुरुआत वाला जो वर्ण है वह आपका ए है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका आ प्लस ए आपका ए हो जाता है। तो आपके पररूप आदेश होने का यही भाव है कि जो आपका बाद वाला वर्ण होगा वह आपके पहले वाले वर्ण के रूप को समाप्त करके अपने आप को आपको शब्द में दिखाई देगा। ऐसा ही आपका अन्य उदाहरण है उप प्लस ओस्ति। यहाँ पर भी आपका जो उपसर्ग है उसमें आपका अंतिम वर्ण आकार है, ये आपका, और जो आपका धातु आई है ओस्ति वह आपकी ओ वर्ण वाली है। तो आपका इस वाले शब्द में ओ ही शेष होगा, क्योंकि यह आपकी पररूप संधि आदेश होने वाली संधि है कि जो आपका बाद वाला वर्ण होगा वही आपको आदेश हो जाएगा। तो आपका शब्द बनेगा उपोस्ति। जो आपका आकार है वह अपने ओ के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। प्रकृति भाव संधि, यह आपकी अंतिम स्वर संधि का भेद है। इसको आप समझ लीजिए। ईदुदेद द्विवचनम परग्रह्यम, यह इसका सूत्र है। इसको आप समझ लीजिए। इसे परग्रह्य संधि भी कहते हैं। कितनी बार आपसे आपकी परग्रह्य संधि देकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपकी परग्रह्य संधि है वह किस संधि का भेद है। तो वह आपका स्वर संधि का भेद है। आप इसको याद रखिए। ईकारांत, ऊकारांत या एकारांत शब्द यदि द्विवचन में रहता है तो कोई संधि नहीं होती। जो अब तक आपने अपने स्वर संधि में भेद देखे हैं उन सभी में अब तक किसी न किसी रूप में संधि हो जाती है, लेकिन जो आपका प्रकृति भाव संधि या आपकी परग्रह्य संधि होती है उसमें आपकी द्विवचन के रूप में संधि नहीं होती। यदि आपके शब्दों में इकारांत, उकारांत या एकारांत शब्द आया है, आपका प्रकृति भाव का अर्थ है वही रूप रहना अर्थात संधि ना होना। जैसा इन्होंने यहाँ पर उदाहरण में समझाया है, हरि प्लस इमऊ, तो आपका हरि इमऊ इसी रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी संधि नहीं हुई है। यदि यह आपका प्रकृति भाव वाली संधि ना होती तो ई और ई से आप अपनी दीर्घ संधि कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही ई आपके समान स्वर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर आपका प्रकृति भाव संधि का नियम बताया है कि आपका इकारांत, उकारांत या एकारांत शब्द यदि द्विवचन में है तो आपकी संधि नहीं होगी। इसी प्रकार आपका गंगे प्लस अमु, आपका गंगे अमु इसी रूप में दिखाई दे रहा है। जो आपके पहले वाले शब्द हैं वह आपके इकारांत, उकारांत, एकारांत होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने इन तीनों के उदाहरण दिए हैं। विष्णु प्लस इमऊ, विष्णु इमऊ, यह आपका उकारांत शब्द है और आपका द्विवचन में है, तो यहाँ भी आपकी संधि नहीं हुई है। आपके स्वर संधि वाले प्रकरण से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में अपने छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अपनी स्वर संधि का अभ्यास कीजिए। जितना आप अपना अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप अपनी स्वर संधि को पहचान सकते हैं। स्वर संधि को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है, आप अपने शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए और अपने शब्दों को देखिए कि आपका जो पहले वाला शब्द आया है उसका अंतिम वर्ण क्या है और जो आपका दूसरे वाला शब्द है उसका पूर्व वाला वर्ण क्या है। यदि आपके दोनों ही वर्ण आपके स्वर हैं तो वहां पर आपकी स्वर संधि होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी व्यंजन संधि के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।